नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सबने कभी न कभी पेट्रोल पंप पर गाड़ी का टैंक फुल करवाते वक्त उस मीटर को तेजी से भागते हुए देखा है ना? और सच कहूं तो वो देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वैश्विक बाजार के कच्चे तेल से लेकर सरकार के टैक्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्जिन तक वो कौन सा जटिल जाल है जो ईंधन की इन कीमतों को तय करता है? आज हम इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम चीजों पर नजर डालेंगे। पेट्रोल पंप पर कीमत, 1 लीटर का विश्लेषण, टैक्स की खींचतान, डीरेगुलेशन व मुनाफा और अंत में भारत का रणनीतिक सुरक्षा जाल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, पेट्रोल पंप पर कीमत। ये वो सच्चाई है जिसका सामना रोजाना सड़कों पर चलने वाले आम लोगों को करना पड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 94.77 रुपए 2026 के मध्य तक नई दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेंचमार्क रिटेल कीमत यही रही है। हम इस आंकड़े को अपने आज के पूरे गणितीय विश्लेषण के लिए एक आधार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि हर एक पैसे का हिसाब समझा जा सके। अब मजेदार बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही कच्चे तेल यानी क्रूड की मूल कीमत पूरे देश के लिए एक ही रहती है, फिर भी अलग अलग शहरों में कीमतों में भारी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जब दिल्ली में कीमत लगभग 94 रुपए है, वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 103 रुपए को पार कर जाता है। ये विशाल अंतर मुख्य रूप से स्थानीय टैक्स व्यवस्था के कारण है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, 1 लीटर का विश्लेषण। जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि अब हम 1 लीटर ईंधन की असली परतों को उधेड़ने वाले हैं। आखिर जो पैसा हम देते हैं वो जाता कहाँ है? देखिए, ईंधन का सफर काफी लंबा होता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिकी डॉलर में कच्चा तेल खरीदा जाता है, फिर रिफाइनरी में इसे साफ किया जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, जहां फ्रेंचाइजी मालिक अपना कमीशन जोड़ते हैं। और अंत में इस पूरी कीमत के ऊपर लगता है सरकार का टैक्स। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत काम करता है, जिसे ट्रेड पैरिटी प्राइस यानी टीपीपी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो भारत में जो बेस प्राइस तय होता है वो इसी फॉर्मूले पर आधारित है। ये दर्शाता है कि अगर भारत को यही पेट्रोल आयात करना पड़े, जिसका हिस्सा 80% माना जाता है, या निर्यात करना पड़े, जो कि 20% है, तो उसकी कीमत क्या होगी। ये फॉर्मूला हमारी घरेलू कीमतों को एकदम वैश्विक यथार्थ से जोड़कर रखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम दिल्ली वाले 94.77 के बेंचमार्क को टुकड़ों में बांटते हैं, तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। बेस प्राइस है सिर्फ 55.66 रुपए, बाकी का लगभग आधा हिस्सा पूरी तरह से टैक्स है, जिसमें करीब 20 रुपए केंद्र का और 15 रुपए से ज्यादा राज्य का हिस्सा है। इसके अलावा 3.77 रुपए डीलर के पास जाते हैं। मतलब ये साफ है कि रिटेल कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सरकारी टैक्स से बना है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा पॉइंट, टैक्स की खींचतान। अब जबकि हमने टैक्स के इतने बड़े हिस्से को देख लिया है, तो हमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की उस जटिल गतिशीलता को समझना होगा। ये व्यवस्था काम कैसे करती है, ये बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क एक फिक्स्ड या तय रकम होती है, जैसे कि 19.90 रुपए प्रति लीटर। लेकिन राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, जो कि 1% होता है। तो होता क्या है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो बेस प्राइस बढ़ता है, और क्योंकि वैट प्रतिशत में है, तो राज्य का टैक्स भी स्नोबॉल की तरह अपने आप बड़ा हो जाता है। अब इस दोहरी प्रणाली को देखकर अक्सर मन में यह सवाल आता है कि पेट्रोल डीजल को सीधे जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता। इसका मुख्य कारण राजनीतिक और आर्थिक दोनों हैं। ईंधन पर टैक्स राज्यों की आय का एक बहुत बड़ा और स्वतंत्र स्रोत है। अगर इसे जीएसटी में लाया गया तो राज्यों का वित्तीय लचीलापन काफी कम हो जाएगा, और यही वजह है कि फिलहाल इसके लिए कोई राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है। चलिए अब चौथे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, डीरेगुलेशन और तेल कंपनियों का मुनाफा। अब हम अपना ध्यान कॉर्पोरेट पहलू की ओर मोड़ेंगे और समझेंगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस नियंत्रण मुक्त माहौल में कैसे काम करती हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो 1976 से ईंधन की कीमतें पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थीं, लेकिन 2010 में पेट्रोल को और 2014 में डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त यानी डीरेगुलेट कर दिया गया, और 2017 से तो दैनिक स्तर पर कीमतें तय होने लगी।
इस कदम का सीधा सा मकसद था कि बाजार की ताकतों को दाम तय करने की आज़ादी मिले। अब इस नए माहौल में टैक्स और कीमतों को लेकर दो बिल्कुल अलग राय देखने को मिलती हैं। एक तरफ सरकार का नजरिया है। आधिकारिक पक्ष ये तर्क देता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में ऊंचे टैक्स और स्थिर कीमतें असल में एक तरह का बफर या ढाल हैं, ताकि इन कंपनियों को पिछले वैश्विक झटकों से बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और उपभोक्ता अधिकारों की बात करने वालों का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। उनका तर्क है कि जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो उसका सीधा लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही के एक वित्तीय वर्ष में तेल विपणन कंपनियों ने मिलकर 86,000 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा कमाया है। तो जाहिर है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तीखी बहस लगातार जारी रहती है। और ये बहस तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नियंत्रण हटने यानी डीरेगुलेशन के बाद से बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल जैसी तेल कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बाजार के नियमों में बदलाव का सीधा और सकारात्मक असर इन कंपनियों की आर्थिक सेहत और उनके शेयर की कीमतों पर पड़ा है। अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वें पॉइंट पर, भारत का रणनीतिक सुरक्षा जाल। रोजमर्रा की बातों से थोड़ा ऊपर उठकर मैक्रो लेवल पर सोचें तो क्या होगा अगर दुनिया में कोई बड़ा युद्ध या संकट आ जाए। यही भूमिका आती है भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की। जमीन के काफी नीचे विशाल चट्टानी गुफाओं में भारत ने कच्चे तेल का एक आपातकालीन भंडार बनाया हुआ है और इस भंडार की कुल क्षमता है पूरे 5.33 मिलियन टन। लेकिन रुकिए, यहां एक पेंच है। वर्तमान में ये सुरक्षा जाल पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। कुल क्षमता का सिर्फ 64% हिस्सा ही तेल से भरा है, जबकि लगभग 1/3 यानी 36% हिस्सा अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनावों को देखते हुए ये खाली जगह हमारे लिए एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, अगर ये रिजर्व अपनी 100% क्षमता तक भरा भी हो तो भी ये पूरे देश की ऊर्जा जरूरतों को सिर्फ 9.5 दिनों तक ही पूरा कर सकता है। मौजूदा स्थिति में तो ये आंकड़ा मुश्किल से 5 दिन का बैठेगा। हम अपनी ऊर्जा के लिए विदेशी आयात पर किस हद तक निर्भर हैं, ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं। केंद्र और राज्य के टैक्स की एक खींचतान, विदेशी तेल पर हमारी भारी निर्भरता और दुनिया भर में लगातार चल रहे संकटों के बीच हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या ये मौजूदा सिस्टम लंबे समय तक टिकाऊ है या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा और तेज कदम उठाना ही भारत के लिए एकमात्र वास्तविक समाधान है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और जानकारी से सशक्त बनें।